हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए इन्वायरमेंट लेके उपस्थित हुआ हूँ। हाँ देखिए दोस्तों, ये यूथ कंपटीशन की बुक है। इसमें बहुत अच्छे प्रैक्टिस सेट कंबाइंड किए गए हैं। मैं इससे सेट नंबर 2 डिस्कस कर रहा हूँ। चलिए आइए इसके 1 बाय 1 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस बुक की एक खासियत है यूथ कंपटीशन की कि इसमें बहुत अच्छी टीम वर्क करती है, जो एक एक क्वेश्चन का अलग वेटेज होता है। ठीक है, इसलिए हमको ये बहुत अच्छा लगा, इसलिए हम आप लोगों के लिए भी इसको रिफ़र कर रहे हैं। चलिए आइए इसके क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए उपकरण और तकनीकें हैं। मीन्स प्राइमरी स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए, किसी को जज करने के लिए कौन सा उपकरण की तकनीकें हैं उसे सोचना है आपको। इसके ऑप्शन है जैसे परियोजनाकार। देखिए परियोजनाकार हर एक में इस तरीके के उपकरण होंगे, मीन्स ये सही जा रहा है। परियोजनाकार मान लीजिए बिल्कुल सही है। क्षेत्र भ्रमण, क्षेत्र भ्रमण भी आएगा, ये भी सही है। जनरल लिखना, जनरल लिखना, विचार करना। तो इसमें अच्छा एक बात बताइए कि जनरल लिखना और विचार करना, ठीक है, जनरल लिखना भी सही लग रहा है और विचार करना, विचार करना मीन्स विचार मानचित्रण। जो भी आप विचार करेंगे उसका एक फ्रेम बनता है दिमाग में आपके लिए, वो भी इसके लिए बिल्कुल करेक्ट जा रहा है कि विचार मानचित्रण मीन्स कि आप ए भी सही है, ए भी सही है, ए भी सही है और ए भी सही। तो अब ऑप्शन में देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट लगे। केवल ए, केवल बी और सी बिल्कुल नहीं, केवल डी बिल्कुल नहीं, केवल ए और बी, ए भी नहीं। हाँ, ए बी सी और डी, देखिए तीनों ऑप्शन एक में ही मिल रहे हैं, मीन्स कि सी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट है इसके लिए। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती के लिए निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। सबसे पहले आप झूम की खेती समझ लेते हैं। देखिए झूम की खेती मिजोरम, अगर पूर्वांचल की बात करूं तो मेघालय, मिजोरम, ये सब जगह, असम का कुछ क्षेत्र, नागालैंड का भी कुछ क्षेत्र, ये सब जगह झूम की खेती की जाती है, जिसमें कि कई वर्षों तक मतलब छोड़ दिया जाता है खेती के लिए। कई वर्षों तक फसल कटने के बाद छोड़ दिया जाता है और फिर से उसमें देखिए उधर अगर मैं बांस वगैरह की बात करूं तो बांस जानते हैं, बांस घास में आता है। कई बार डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है कि बांस क्या है, बताइए, झाड़ी है, घास है, ये सब। तो बांस क्या है, घास है। ठीक है, तो इस तरीके की वहाँ पौधे उग जाते हैं, फिर उन्हें काट कर जला दिया जाता है, तब जाके एक ही ऋतु में 2-3 ऋतुएं उगाई जाती हैं। तो इतने अगर इस तरीके के ऑप्शन दिए होंगे तो बिल्कुल ही झूम की खेती में करेक्ट आएंगे। चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में। एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं। देखिए अभी मैंने लिया इस अभी डिस्कस किया, मीन्स पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट लग रहा है। और पहले देखिए सी टेट हो, यूपी टेट हो, इस तरीके के जो पेपर बनते हैं इसमें बेस्ट ऑप्शन का चूज किया जाता है। उसी से रिलेटेड और भी ऑप्शन होते हैं, लेकिन हमको बेस्ट चूज करना होता है। तो मुझे तो पहला सही लगा। सेकंड देखते हैं, इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार, अभी बांस के बारे में थोड़ा डिस्कस किए, बांस और खरपतवार को काट कर जला दिया जाता है, बिल्कुल सही है। बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई की जाती है। देखिए अब इसके बाद वाला पढ़िए, एक ही खेत में 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती। मीन्स अगर हम इसकी बात करें तो ए नंबर, बी नंबर और डी नंबर ये सब परफेक्टली करेक्ट लग रहे हैं। ठीक, तो अब ऑप्शन में चलते हैं।
आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग भी किया जाता है। ये सब तो नॉर्मल चीज़ें हैं, ये सब तो हर एक फसल की बात है, ठीक है। तो हम तो झूम की खेती के विशेषताओं के बारे में ढूंढ रहे हैं ना। तो ऑप्शन में चलते हैं। सी, डी और ई नहीं, हमने क्या क्या लगाया, ए लगाया, बी लगाया और डी लगाया। देखिए कहीं पे है ए, बी और डी, मीन्स बी ऑप्शन करेक्ट है। केवल ए और बी, केवल बी और डी नहीं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रिया आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु हैं। मीन्स जो पूछताछ मतलब एक तरीके से वाद विवाद, वाद और प्रतिवाद, मीन्स पूछताछ अनुभवों के क्या होंगे, केंद्र बिंदु होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कौशल इसमें नहीं है, कौन सा नहीं है वो पूछता है। तो पूर्वानुमान, कोई भी चीज अगर पूछताछ करोगे तो उसके पहले दिमाग को आपको लगाना पड़ेगा कि इसके प्रीवियस में क्या था, इसके प्रीवियस में क्या था। मतलब अगर हमें कोई सा निबंध लिखना हुआ, मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए हम कोई बुक लिख रहे हैं, तो इससे रिलेटेड प्रीवियस में था क्या, आपको उसकी जानकारी होना चाहिए, तभी आप प्रेजेंट टाइम उसको लिख पाएंगे। ये ध्यान रखिएगा। कोई भी रिसर्च होता है उसके प्रीवियस में देखा जाता है कि इसके प्रीवियस में था क्या, तभी वो रिसर्च सक्सेस होता है। जैसे मान लीजिए कंप्यूटर था, कंप्यूटर ऐसे तो 3000 ईसा पूर्व बेबीलोन वगैरह में इसकी खोज की बात करिए तब होता है। लेकिन हमने क्या इनके फादर ऑफ कंप्यूटर किनको माना है, फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को माना है, जिन्होंने 1837 में एनालिटिकल इंजन को खोज किया था। मतलब कि एनालिटिकल और उसका एडवांस रूप डिफरेंट इंजन का ही एनालिटिकल इंजन। तो इस तरीके की चीज़ें देखिए, बहुत सारी चीज़ें वन बाय वन रिसर्च में आती रहती है। तो अगर यहाँ पे देखें तो पूर्वानुमान मीन्स कि पहले से हमें उस बारे में थीम होना चाहिए, निर्धारण बिल्कुल होना चाहिए, निष्कर्ष निकालना बिल्कुल होना चाहिए। क्या उसमें अवलोकन भी होगा, क्या बताइए, उसमें अवलोकन भी होगा, अवलोकन भी होगा, बिल्कुल सही है। मीन्स अगर कहा जाए कि 63 का ऑप्शन कौन सा सही है, तो 63 का ऑप्शन निर्धारण इनमें सबसे लो आएगा, जो नहीं पूछा है, ठीक, जो क्या पूछा है, नहीं पूछा है। अवलोकन होना चाहिए, निष्कर्ष निकालना और पूर्वानुमान होना ही चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राधा विभिन्न प्रकार के यात्रा टिकटों का उपयोग करती है। ऐसे टिकटों के उपयोग से निम्नलिखित में से किस संकल्पना पर आधारपूर्ण ढंग से चर्चा की जा सकती है। अलग अलग साधनों से यात्रा करने पर यात्रा की लागत भिन्न होती है। बिल्कुल सही। मान लीजिए मुझे यहाँ से सिविल लाइन जाना है, ठीक है, यहाँ से सिविल लाइन जाना है, तो यहाँ से मान लीजिए मैं चौफटका पे खड़ा हूँ, तो चौफटका से पानी टंकी गया, पानी टंकी से सिविल लाइन गया। दूसरा रूट चौफटका से ही मैं इधर से घूम के जा सकता हूँ स्टेशन की तरफ। तो मतलब कहने का कि भिन्न भिन्न अलग अलग साधनों से यात्रा करने पर यात्रा की लागत भिन्न होती है। क्योंकि मान लीजिए यहाँ से पानी टंकी आप बस पकड़ के चले गए, पानी टंकी से आगे आप ऑटो से चले गए या ई रिक्शा से चला गए, तो किराया आपका भिन्न हो जाएगा। बिल्कुल सही है। यात्रा की लागत उस वाहन द्वारा प्रयुक्त ईंधन पर निर्भर करती है। सर्वाधिक परिवहन से एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हमें टिकट चाहिए। हमें क्या चाहिए? टिकट चाहिए। आरक्षण प्रक्रिया की समझ होनी चाहिए। किसकी समझ होनी चाहिए? आरक्षण प्रक्रिया की समझ होनी चाहिए। मतलब ये इसका सही ऑप्शन लग रहा है। और सर्वाधिक परिवहन से एक स्थान से दूसरे सार्वजनिक परिवहन से एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हमें टिकट चाहिए होता है। ठीक। सार्वजनिक का यहाँ मतलब क्या है? जो कि सभी लोगों को
उसमें भेदभाव नहीं होता है कि हाँ भाई तुम बैठो तुम नहीं बैठो, मतलब कि सभी लोगों के लिए गाड़ियाँ चलती हैं, जैसे बस है, ऑटो है, कोई भी आता है किसी को भी बैठा लेता है, ठीक है। वो होता है सार्वजनिक परिवहन। एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हमें उसमें टिकट की ज़रूरत होती है, ठीक। तो मतलब कौन सा इसका सही है, ए और सी सही है। सी और डी, ए और डी, बी और सी, मीन्स सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ए और सी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को मानचित्र शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होती है, ठीक है। अध्यापक द्वारा श्यामपट्ट पर मानचित्र बनाना तथा शिक्षार्थियों को विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने को कहना। विद्यार्थियों को निर्देश देना कि वे घर से बाहर होता है, भारत लिखा है, घर से बाहर का मानचित्र लेके आए, घर से भारत का मानचित्र लेके आए। कौन सा सही होगा, भारत भी हो सकता है, ठीक। घर से भारत का मानचित्र लेकर आए, शिक्षार्थियों को एटलस दिखाना और विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने के लिए कहना, शिक्षार्थियों की सहायता करना कि वे अपने ही संकेतों का उपयोग करते हुए अपने निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाएं तथा वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति और दिशा पर ध्यान केंद्रित करें। कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ना तो आप इस तरीके के बात करेंगे कि एटलस दिखाना विभिन्न स्थानों, नहीं, सब ऑप्शनों में सबसे अच्छा कौन सा है, डी ऑप्शन सही है। क्योंकि शिक्षार्थियों की आप क्या कर रहे हैं, सबसे पहले सहायता कर रहे हैं, मीन्स हेल्प कर रहे हैं उसकी, कि अपने ही संकेतों का उपयोग करते हुए अपने निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाएं और वस्तुओं के सापेक्ष स्थिति और दिशा पर ध्यान केंद्रित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 5 के अध्यापिका माहिका चाहती है, क्या चाहती है भैया, माहिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करें। सार्थक अधिगम मीन्स सीखने के लिए उसे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है, क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। समझना कि पौधे भी सजीव होते हैं, समझना कि पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं। अधिकतम पौधों के नाम लिखना, उनकी ऊंचाई, पत्तियों, गंध और उगने के स्थानों में अंतर का अवलोकन करना। देखिए आसपास के पौधों का अवलोकन करने की बात कहा गया है क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि अवलोकन का काम केवल डी में ही हो रहा है कि पत्ती कैसी है, पौधा कैसा है, गंध इसका कैसा है, किस स्थान पे ये उग रहा है, आप इसमें अवलोकन करेंगे। और 3 ऑप्शन, ऐसे कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें आप इसके अवलोकन के बारे में बात की गई है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, देखिए अगर बात करें यूथ के क्वेश्चनों के तो बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपको बेवकूफ़ बनाने के लायक है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन में एक अलग सी थिंकिंग है, जो सीटेट पूछता है उस लेवल के क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। प्राथमिक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन सा होना चाहिए, वो आपको इसमें बोलने के लिए बोल रहा है। क्रियाकलाप संचालित करना तथा कौशलों का विकास करना। और आगे पढ़ते हैं। आकलन में सफलता प्राप्त करना। देखिए आकलन में ये सब पर्यावरण की थिंकिंग है क्या, अभी तो नहीं लग रही। आगे पढ़ते हैं। विज्ञान की आधारभूत संकल्पनाओं
अवधारणाओं को समझना। कुछ सीखने वाले को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। किसके बारे में बात किया है? पर्यावरण अध्ययन के बारे में। अगर क्वेश्चन में देखिए तो क्वेश्चन में ही इसका आंसर रहा है। यहाँ पे सीखने वाले प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना है। बताइए डी ऑप्शन सही है कि नहीं? बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतने अच्छे क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है? किस कौशल को बढ़ावा मिलता है? साफ सुथरा रेखांकन, गणनाएं और अनुमान, माप के अनुसार चित्रण करना, सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी। सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी मीन्स की डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है? वो क्या है? सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी इसमें मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है। निम्नलिखित तालिका के अध्ययन कीजिए। पेट्रोल का मूल्य 47, देखिए जून 2007 और दिसंबर 2014 पेट्रोल का मूल्य पर लीटर दिया है 47.74, 61.33। डीजल का मूल्य पर लीटर 35.21 और 50.51। उपर्युक्त तालिका का अध्ययन करने के बाद कक्षा 5th के विद्यार्थियों मीन्स विद्यार्थी देवमीत ने अपनी नोटबुक में यह लिखा। क्या लिखा उसको समझते हैं कि ये लिखा क्या देवमीत ने। पेट्रोल डीजल की अपेक्षा अधिक महंगा ईंधन है। अब यहाँ से आप देख लीजिए, पेट्रोल डीजल की अपेक्षा अधिक महंगा ईंधन है। पेट्रोल की अपेक्षा डीजल के मूल्य में वृद्धि की प्रतिशत अधिक है। डीजल सस्ता है इसलिए सर्वाधिक परिवहन इस पर चलते हैं। अब देखिए यहां आपको बहुत कठिन चीजों के बारे में नहीं बताना है कि उसका 0.1 कम है, उसका 0.2 कम है, यहाँ 4 रुपए कम है, ये सब नहीं बताना है। 5 के विद्यार्थी के अकॉर्डिंग आपको भी सोचना है कि कैसा डीजल सस्ता है इसलिए सर्वाधिक परिवहन इस पर चलता है। डीजल क्या है? सस्ता है इसलिए सर्वाधिक परिवहन इस पर चलता है। डीजल पेट्रोल से सस्ता ईंधन है। लोगों को डीजल वाली गाड़ियां खरीदनी चाहिए। बिल्कुल सही है, दोनों ऑप्शन में मिलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? बी और सी और डी निष्कर्ष है। बिल्कुल सही है। कौन सा क्वेश्चन है? 69 का कौन सा सही है? बी ऑप्शन सही होना चाहिए और सब रॉन्ग है। ठीक, उस हिसाब से हमें सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइम बिल्कुल भी नहीं वेस्ट करना है। 1 बाय 1 क्वेश्चन को हम कंप्लीट करते रहेंगे, जिससे 20 अगस्त को हमारा पेपर है और मैक्सिमम सेट हम कवर कर लें। इस बुक में जितने भी सेट हैं उसको डिस्कस करने के बाद हम नेक्स्ट बुक को रिफर करेंगे। ठीक, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित सभी सामान्य उपागमों का अनुपालन किया जाना है, केवल इसे छोड़ के। कौन सा छोड़ के? मूर्त से अमूर्त, सरल से कठिन, स्थानीय से वैश्विक, अमूर्त से मूर्त। ठीक है, मूर्त से अमूर्त, सरल से कठिन, स्थानीय से वैश्विक, अमूर्त से मूर्त। तो कौन सा सही होना चाहिए? केवल बी? नहीं जी। केवल डी? नहीं जी, क्योंकि बी भी देखिए, बी भी सरल से कठिन, ये भी सही लग रहा है। स्थानीय से वैश्विक ना, क्या है इसमें? केवल इसे छोड़कर अगर मैं बात करूं मूर्त से अमूर्त, ठीक, ये हर एक बच्चा जानता है कि मूर्त से अमूर्त होता है, अमूर्त से मूर्त भी होता है, लेकिन सरल से कठिन, स्थानीय से कठिन मीन्स कौन सा सही है? बी और सी।
मीन्स डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, क्योंकि छोड़कर पूछा है, मीन्स नहीं का भाव पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 ने कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों की संतुति नहीं की है। इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण है पाठ्यक्रम का भार कम करने के लिए पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा 3rd से आगे की कक्षाओं के लिए। देखिए ये बिल्कुल करेक्ट है। किस में, मतलब अगर मैं बात करूं तो 1st क्लास और 2nd क्लास में पर्यावरण कभी भी नहीं होता। ठीक है, 3rd क्लास के ऊपर, ठीक है, 3rd क्लास से आगे की कक्षाओं में पर्यावरण होता है। ठीक, तो कक्षा 1st और 2nd के शिक्षार्थी पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं। ठीक है, संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना, संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना, मीन्स बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विषय को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से क्या है? सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से क्या है? विषय प्रकार की खाने की चीजों के चित्रों वाले फ्लैश कार्ड दिखाएं। अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के बारे में विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट परियोजना दें। बिल्कुल करेक्ट है। जो भी चीजें आपके आस पड़ोस या आपसे दूर खाई जाती हैं उसके बारे में उनको अगर बोलोगे कि इसको बेटा आप बना के लाओ, इसका प्रोजेक्ट तैयार करो, तो उसके बारे में बच्चा उसको डिटेल से एनालिसिस करके उस प्रोजेक्ट को तैयार करेगा। ठीक है, तो उससे आपको जानकारी मिल जाएगी। तो मीन्स बी ऑप्शन ही करेक्ट है। आगे पढ़ लीजिए, लेकिन क्योंकि चारों ऑप्शन देखा करिए, मान लीजिए इससे करेक्ट कोई मिल जाए, ठीक है, तो आपको ऑप्शन चेंज करना पड़ेगा। विद्यार्थियों से पूछे कि उन्होंने क्या खाया, नहीं, ये नहीं। विद्यार्थियों से कहें कि वे अपने परिवार के भोजन के बारे में सूचना एकत्र करें, नहीं जी, बी ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं, मीन्स किसका अवलोकन करते हैं? पक्षियों का अवलोकन करने की बात किया है, तो हम यह पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। इसका कारण क्या? देखिए, अब पक्षियों के बारे में आया तो ऑप्शन पहले से पहले पक्षियों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते। मैक्सिमम पक्षी की आंखें जो है वो घूमती नहीं हैं। ठीक है, मैक्सिमम पक्षी की आंखें घूमती नहीं है। जैसे हर एक मनुष्य की आंखें इधर देखेगा और तिरछी नजर मारे, नहीं। देखिए बात क्या है कि धीरे से वो देख लेता है, उसकी आंखें घूमती हैं। ठीक है, हर एक पक्षी ऐसे तिरछी नजर नहीं मार पाता है। क्यों? उसकी आंखें वो उसी डायरेक्शन में देखता है। अगर मित्रों कहा जाए तो एक बात बताइए, हर एक जीव में एक रिसर्च किया जाए तो हर एक जीव में हर एक रिसर्च हुआ है, तब उसके इम्प्रूवमेंट वर्जन का बना है। अगर कहा जाए तो देखिए, किसी में 2 चैम्बर का हार्ट पाया जाता है, उससे इम्प्रूवमेंट है। 3 चैम्बर का हार्ट, उससे इम्प्रूवमेंट है। तो 4 चैम्बर का हार्ट, मीन्स मनुष्य सबसे इम्प्रूवमेंट जीव है, तो उसमें क्या है, 4 चैम्बर का हार्ट पाया जाता है। मतलब इस तरीके से हर एक जीवों में भी रिसर्च करके मनुष्य बनाया गया होगा। अगर ध्यान से सोचिए तो मनुष्य जीवों में भी रिसर्च करके बनाया गया होगा, या तो जीवों में इम्प्रूवमेंट होके मनुष्य बना होगा। दोनों थिंकिंग अगर सोचा जाए तो कौन सी सही है, ये तो
समझ लीजिए कि हर एक वैज्ञानिक आज तक रिसर्च करते आया, हर एक इंसान रिसर्च कर रहा है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा। सब लोग मानते हैं कि पूर्वज बंदर हैं, पूर्वज भालू हैं, पूर्वज ये हैं, लेकिन क्या सही है क्या गलत, तो फिर बंदर इंसान क्यों नहीं बन जाता है। लेकिन एक तरफ ये भी मानना है कि अगर इनको बंदर को नहीं मानेंगे तो बंदर इंसानों जैसे एक्टिविटी करता है, अगर उसको नहीं मानेंगे तो मानेंगे किसे। धीरे धीरे शायद उसी का इम्प्रूवमेंट हो हम लोग। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, अब जो भी हैं समाज में उसको समझना है, उसी हिसाब से आगे बढ़ते चलना है। चलिए आइए इस पे आते हैं। हाँ, तो पक्षियों के आँख के बारे में डिस्कस हो रही। तो पक्षी क्या है कि सीधा देखता है, मतलब आँख उसकी बहुत से मैक्सिमम पक्षी की घूमती नहीं, मैक्सिमम बोला हूँ, ये ध्यान रखिएगा। आइए यहाँ पे, अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और वे घूम नहीं सकते हैं। इनके कान ढके होते हैं और वे उड़ सकते हैं। बताइए बी ऑप्शन क्या थोड़ा भी रिलेट कर रहा है? नहीं ना। ठीक, पक्षियों के 2 नेत्र होते हैं, ये तो कॉमन सी बात है। इसके नेत्र 2 भिन्न भिन्न वस्तुओं के एक ही समय पर फोकस कर सकते। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, इससे आगे आप मत सोचिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रीना आम पसंद करती है, वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है। अब यहीं से क्वेश्चन कहा है कि आम जाड़े के लिए संरक्षित करने चाहती है, तो या तो आम को क्या करिए, आम को सुखा लीजिए, सुखा के इसका खटाई बना लीजिए, या तो फिर अचार बना लीजिए, 2 ही तरीके हैं। अब चलिए इसके आगे पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ठीक है, अचार आम को फ्रीज में रख के तो कोल्ड स्टोर में रख के तो हम ठंडी में निकालेंगे नहीं ना, समझ रहे हैं। तो अब ऑप्शन कैसे उसके बारे में सोचते हैं। अचार और आम पापड़ बनाना बिल्कुल सही है। जूस तैयार करना, और ये तो बिल्कुल ही गलत है, फर्स्ट ही ऑप्शन सही है। ठीक है, प्लास्टिक के थैले में रखना, रेफ्रिजरेटर वंचित करना, मीन्स पहला ही ऑप्शन सही है। केरल के निकटवर्ती राज्य है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र क्या ऊपर है? बिल्कुल केरल नहीं है, कर्नाटक से नीचे, कर्नाटक से नीचे केरल है, मतलब तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये नंबर ही सही है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, कर्नाटक और तमिलनाडु, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कहां से मैंने लगा दिया? गलत, कर्नाटक और तमिलनाडु, मीन्स कर्नाटक के नीचे क्या है? केरल है, और केरल के बगल में जस्ट तमिलनाडु है। यहां आप मैप में देख लीजिए थोड़ा सा जी, ये देखिए यहाँ पे केरल है और ये तमिलनाडु है और ये कर्नाटक है, मीन्स कर्नाटक यहाँ पे है और केरल यहाँ पे है और तमिलनाडु यहाँ पे है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद? अच्छा, जो लोग दोस्तों मछली वछली खाते हो कि उनके जीभ में पानी आ जाता हो, लेकिन मुझे बहुत घृणा होती है क्योंकि मैं ये सब खाता नहीं हूं। ठीक, तो अब देखिए समुद्री मछली को कहाँ पे? गोवा में। अब जानते हैं इंडिया का अगर गोवा पार्ट देखा जाए तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। ठीक, बिल्कुल ही डिफरेंट है, कल्चर में भी डिफरेंट है, लेकिन लोगों को गोवा घूमने में बहुत मज़ा आती है, ये ध्यान रखिएगा। आप भी सक्सेस हो जाइए, सीटेट निकाल लीजिए, ठीक है, सुपर टेट निकाल लीजिए, उसके बाद गोवा में जाके आनंद लीजिए डिफरेंट लोगों के साथ, ठीक, अपने लोगों के साथ नहीं। हाँ, गोवा सही हुआ ना। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सा जंतु है जिसके अग्रदांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? अगर अग्रदांत की बात करें हमेशा बढ़ते रहे, अभी मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, तो देखिए 2 ही चीज इसमें आएंगी, एक तो गिलहरी आएगी, दूसरा चूहा आएगा। ठीक है, जो आप कुतरने का काम करते हैं, लेकिन चूहा से बड़ा गिलहरी है। अगर गिलहरी ऑप्शन मिल गया तो फिर चूहा ऑप्शन कट जाएगा,
ध्यान रखिएगा, गिलहरी को फर्स्ट प्रेफरेंस दीजिएगा। आगे पढ़ते हैं। वे दांतों को बहुत अधिक लंबा ना होने देने के लिए वस्तुओं को काटते कुतरते रहते हैं। दीमक नहीं, गिलहरी बिल्कुल सही। छिपकली नहीं, चूहा। मैंने अभी अभी बताया गिलहरी आएगी तो चूहा नेक्स्ट प्रेफरेंस हो जाएगा, मीन्स फर्स्ट प्रेफरेंस गिलहरी रखिएगा। एक क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, नहीं गलत होने के बहुत चांस होते हैं। हाँ, रेगिस्तानी ओक। अब रेगिस्तानी ओक आ गया, पहले इसका डिटेल समझते हैं। रेगिस्तानी ओक जो है अबू धाबी, ये सब जगह में पाया जाता है और ये ऐसा पौधा होता है जो रेगिस्तान में उगता है और जितना पौधा बड़ा होता है, मतलब एक कमरे के आकार का, मान लीजिए आप जिस रूम में रहते होंगे उस आकार का ये पौधा होता है और उससे 30 गुना इसकी जड़ नीचे चली जाती है, जहां तक कि उसको पानी का स्रोत नहीं मिलता। और इसकी खासियत है कि इसके में पानी जो है तने में स्टोर होता है। कितनी चीजें बताया, उनको बहुत अच्छी से ध्यान रखिएगा। वही लिखा इसमें, ये हर एक बुक में यही लिखा मिलेगा। चलिए आइए अब इसके बाद इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग बराबर अर्थात लगभग 4 मीटर होती है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक जमीन के भीतर जाती हैं, जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाएं। इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है। यह वृक्ष अबू धाबी में ये वृक्ष पाया जाता है। कहां पाया जाता है? अबू धाबी में पाया जाता है। मीन्स कि ए भी सही है, बी भी सही है और इस बीच के तने में यह वृक्ष अबू धाबी में ही क्यों, और भी जगह तो जहां जहां उधर रेगिस्तान है सब जगह पर। मीन्स सी ऑप्शन। हाँ, तो ए, बी और सी बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई व्यक्ति 2/1/2015 को मंडगांव से नगर कोइल जाने के लिए रेलगाड़ी में बैठा। रेलगाड़ी 7:45 मंडगांव से चली और अगले दिन, अगर बात करूं कितने बजे चली, 7:45 पे। अगले दिन अर्थात 3/1/2015 को 4:45, कितना 4:45, दोनों का डिफरेंस पहले निकाल लीजिए जी। दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 21 घंटे। ध्यान रखिएगा, 21 घंटे के बीच 4:45 बजे नगर कोइल पहुंची। यदि इन दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 1140, कितना है दोस्तों? 1140 है, 40 किलोमीटर है। तो रेलगाड़ी की औसत चाल कितना निकाले? 21 घंटे। 21 घंटे से इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 21 घंटे कितना आ गया? 54 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश और फिर रांची झारखंड का भ्रमण करना चाहता है। उसकी यात्रा की दिशा होगी उसकी यात्रा की दिशा कैसे होगी बताइए? चलिए आइए पहले मैप से समझते हैं। क्या बोल रहा है? नई दिल्ली। तो नई दिल्ली, अब यहां पे भारत का आप नक्शा बना दीजिए, ठीक है। तो नई दिल्ली यहां पे है, कहीं पे NDLS यहां पे है, ठीक। नई दिल्ली यहां पे है। नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले किधर आया जी? पहले किधर आ जाए? भोपाल। पहले किधर आया? भोपाल मीन्स मध्य प्रदेश, दक्षिण, ठीक है। किधर आया? दक्षिण दिशा में। और फिर रांची मतलब कि फिर पूर्व दिशा में। पहले दक्षिण आया और फिर पूर्व में गया। ऑप्शन में देखिए,
पूर्व दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में, पश्चिम दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा में और फिर पूर्व दिशा में। दक्षिण, बिल्कुल करेक्ट, सी ऑप्शन। नीचे पढ़ने की जरूरत ही नहीं, क्यों पढ़ोगे जी, ये तो मैथमेटिकल क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाने को। आगे बढ़िए। नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? कौन सी विशेषता पाई जाती है? छिपकली, गौरैया, कछुआ और सांप। वे अंडे देते हैं, बिल्कुल सही। वे जहरीले, सभी जहरीले थोड़ी होते हैं। गौरैया जहरीली होती क्या? नहीं, तो बी ऑप्शन गलत। वे भूमि और जल दोनों में रह सकते हैं, बिल्कुल गलत। उनके शरीर सल्क के ढके होते हैं, ये तो और महा गलत हो गया। कितना हो, मीन्स अगर देखा जाए तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। हमको चारों जितने ऑप्शन में दिए चारों को ध्यान में रखना है, एक को नहीं। सांप की ज्यादा विशेषता बता रहा है, उधर गौरैया की कम विशेषता बता रहा है, कहां से सही हो जाएगा? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियों और कविताओं को प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में इनके उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? कक्षा की विविधता की पूर्ति, सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना, पाठों को आनंददायक बनाना। ये इस तरीके के ऑप्शन कभी भी देखेंगे गलत लगाएंगे। भाषिक कौशलों को बढ़ावा देना, मीन्स बी ऑप्शन सबसे इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके प्रधानाचार्य ने आपको कहा कि कक्षा 5th के विद्यार्थियों को शैक्षिक अवलोकन यात्रा के लिए ले जाएं। इस अवलोकन यात्रा को सार्थक बनाने के लिए आप अपनी योजना में क्या शामिल करेंगे? अपनी योजना में क्या शामिल करेंगे? अब जो शामिल करना है पहले उसको हमें एनालिसिस करना पड़ेगा। थोड़ा सा इधर देखते हैं। 83 ना, 83 का बी सही है। 85, ठीक। एक क्वेश्चन कहीं मिस हो गया क्या? चलिए ये देखते हैं। आपके प्रधानाचार्य ने आपको कहा कि कक्षा 5th के विद्यार्थियों को शैक्षिक अवलोकन यात्रा के लिए ले जाएं। इस अवलोकन यात्रा को सार्थक बनाने के लिए आप अपनी योजना में क्या सम्मिलित करेंगे? अपनी योजना में क्या सम्मिलित करेंगे? ध्यान रखिएगा, क्रियाकलापों की एक स्तरीकृत सीट उस स्थान के बारे में तैयार करना और प्राथमिक तथा सार्थक अध्ययन के लिए उसे विद्यार्थियों के साथ यात्रा से पूर्व साझा करना। बिल्कुल करेक्ट लग रहा है। अभी नीचे वाले पढ़ लीजिए। जहां जाना हो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने और पढ़ने के लिए विद्यार्थियों को कहना, आनंददायक के लिए पर्याप्त भोजन और खेलों को, ये सब क्वेश्चन बिल्कुल गलत होते हैं। यह सुनिश्चित करना कि विद्यार्थी अनुशासित रहें, नहीं जी, मीन्स ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेतक उपयुक्त नहीं है? संकेतक उपयुक्त नहीं पूछ रहा है, अवलोकन में नहीं है। प्रश्न पूछना सही होगा, सहयोग सही होगा, न्याय और समानता के प्रति चिंतन सही होगा, मीन्स स्मरण इसमें नहीं होगा। नहीं पूछा है पर्यावरण अध्ययन के आकलन के निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेतक उपयुक्त नहीं होगा, वो है स्मरण। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है। सब्जी की तरह पालक बनता है, सरसों बनता है। इसके बीजों में से तेल, और डिस्क्राइब कर दिया, इसके बीजों से तेल निकलता है, मीन सरसों, ठीक, तेल निकाला जाता है। यह पौधा कौन सा? पालक नहीं होगा तो बंद करो। नारियल नहीं, सरसों, सरसों, सरसों का साग, मक्का की रोटी, बहुत इंटरेस्टिंग है। दोनों का कॉम्बिनेशन जबरदस्त है, ध्यान रखिएगा, कभी खा के आनंद लीजिए।
चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों से होने या फैलने वाले रोगों का समुच्चय है? चिकनगुनिया, मलेरिया, मियादी बुखार, हैजा, डेंगू मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू मलेरिया, चिकनगुनिया, हैजा और मियादी बुखार। मीन्स कि कौन सा इसमें सही है? चिकनगुनिया एक ही साथ होगा, मीन्स इससे रिलेटेड डेंगू और मलेरिया, सी ऑप्शन सही है, जबकि हैजा तो दूसरे किस्म के आ जाता है। ठीक है, अगला देखिए, सबसे लास्ट क्वेश्चन। किसी राज्य के मानचित्र के एक सिरे पर यह लिखा था स्केल 1, मतलब एक सेंटीमीटर बराबर कितना दिया है जी? पैमाना दिया है 110 मीटर। कितना दिया है? 110 मीटर। यदि इस मानचित्र पर जब कभी भी पैमाना दिया हो तो पैमाने के हिसाब से आंसर लगाना होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है कि ठीक, हाँ, किन्हीं दो सारों, एक में कितना दिया था? 110 दिया था, ध्यान रखिए। हमने लिख लिया किन्हीं दो सारों के बीच की दूरी 97 सेंटीमीटर मापी गई। मतलब कि 1 सेंटीमीटर, यहां मैं सॉल्व किए दे रहा हूं, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना है? 110 मीटर। होता कितना है जी? चूंकि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे देखिए, तो उसी तरीके हम 1 सेंटीमीटर में 110 मीटर, ये लिखा हुआ। दो सहारों के बीच की दूरी कितनी दिया है? 90.7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फिर दो सहारों की वास्तविक दूरी मीन्स दोनों सहारों के बीच की वास्तविक दूरी, तो दोनों सहारों के बीच तो 110 गुणे 19.7, 19 तो कितना आ जाएगा? 1067 मीटर। और 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। तो कितना आ जाएगा जी? आएगा कितना? 1.067। ठीक, 1.067 किलोमीटर। कहीं है पे क्या? बिल्कुल सही है, 1 अप। हाँ दोस्तों, अगर इस तरीके का सेशन आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए, जिससे हम, देखिए दोस्तों, हमारा चैनल नया है, इसे प्लीज़ और प्लीज़ थोड़ा प्रमोशन की आवश्यकता है। इसलिए हमारे चैनल को आप यदि प्रमोशन देंगे, आगे बढ़ाएंगे, तो हम और अच्छे से अच्छे वीडियो ले आके आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।